राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए। राजीव, आपसे जानना चाहूंगा, 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। 9 साल बाद, यानी ठीक 1 साल बाद हम चर्चा कर रहे होंगे किसकी सरकार बनेगी, चुनाव हो रहे होंगे, या नतीजों की चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन उससे ठीक 1 साल पहले विपक्षी एकजुटता की कवायद शुरू हो रही है, चाहे नीति आयोग का मुद्दा हो, अध्यादेश का मुद्दा हो, या फिर संसद के उद्घाटन का मुद्दा हो। 1 साल तक ये जो कवायद शुरू की जा रही है विपक्षी एकजुटता की, क्या ये टिक पाएगी? कोई सहमति हो पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को इन्विटेशन नहीं दिया, लेकिन अध्यादेश के मामले में हो सकता है एक हो सकते हैं। तो ये जो विपक्षी एकजुटता की कवायद चल रही है अलग अलग मुद्दों के बहाने, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप, और 2024 में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए रवि, सबसे पहले ये अध्यादेश के बारे में बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं से जो जा करके मुलाकात कर रहे हैं और उनको हर तरह से समर्थन मिल रहा है, तो उन विपक्षी नेताओं का राजनीतिक हित कोई भी अरविंद केजरीवाल से टकराता नहीं है। उनकी पिच पर अरविंद केजरीवाल न कभी बैटिंग करने वाले हैं, न अरविंद केजरीवाल के पिच पर कभी वो आने वाले हैं। इसलिए उनको समर्थन देना उनके लिए बहुत आसान है, और अपेक्षित भी था कि ये सारी पार्टियां उनको समर्थन देंगी। अरविंद केजरीवाल अगर मुंबई फोन करके समर्थन मांगने जाते हैं, और अगर पहले से ही पवार और उद्धव ठाकरे कह दें कि हम इसमें असमर्थ हैं, तो वो दिल्ली की फ्लाइट क्यों पकड़ेंगे मुंबई की? तो ये तो पहले से मालूम था कि ये दल उनको समर्थन करेंगे, और उसके लिए वो औपचारिक तौर पर वहां गए थे। सवाल सिर्फ इसका उठता है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी कि नहीं, जिसके ऊपर बहुत दबाव है। विपक्षी एकता की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और ये उसका टेस्ट है कि इस मौके पर जब उसके ज्यादा सहयोगी दल, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिसमें नीतीश कुमार है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे, जिनके साथ वो सरकारों में रहे हैं या हैं, वो लोग अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर यह दबाव है कि वो केजरीवाल का समर्थन करें कि न करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप दिल्ली की यूनिट के नेताओं को देखेंगे, और अगर आप पंजाब की यूनिट के, जैसा वरुण बता रहे थे, तो उसमें इस बात को लेकर के विरोध है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदी है, अब जब उनकी कब्र खोदने की बारी आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर उनके समर्थन में खड़े होकर के अपना भविष्य शायद राजनीतिक खराब कर सकती है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस अध्यादेश के बाद आने वाले दिनों में, आप देख ही रहे लगातार उनके मंत्रियों, दिल्ली की सरकार पर जो संकट और तमाम चीजें, बीजेपी उनको बुरी तरह घेरने का काम करेगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये फैसला करना है कि उसके लिए दिल्ली यूनिट, पंजाब के जो इकाई के नेता जो बात कह रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या 2024 के राष्ट्रीय विपक्षी दलों में एकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये फैसला अब कांग्रेस पार्टी को लेना है, और ये फैसला लेना उसके लिए आसान भी नहीं है। जहाँ तक अध्यादेश के राज्यसभा में पास होने की बात है, अंक गणित की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सरकार का पक्ष इसमें पलड़ा भारी दिखाई देता है। हालांकि जब उसमें वोटिंग होगी तो पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार वाईएसआर की पार्टी और बीजेडी को अपने पक्ष में लेकर के बहुत हद तक वो अध्यादेश को पास कराने में कामयाब हो सकती है संख्या बल के लिहाज से। अब लोकसभा में कोई सवाल नहीं है। तो विपक्षी एकता की कवायद तो भले की जा रही है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का फैसला, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि ये मोमेंटम कितना बना रहेगा, कितना नहीं बना रहेगा। अगर आप संसद भवन के उद्घाटन की बात करते हैं, छोड़ दीजिए 25 पार्टियां जो बीजेपी के समर्थन में आई हैं, उनकी उन 25 पार्टियां जो, और ये बड़ा वीक डिफेंस है, या बहुत मुझे लगता है कमजोर तर्क है कि विपक्ष की 20 पार्टियों के खिलाफ बीजेपी के पक्ष में 25 पार्टियां आ गई हैं। दरअसल ये जो 25 पार्टियां आई हैं, इनकी लोकसभा में संख्या 80 से भी कम है। जो विरोध कर रही है उनसे आधे से भी कम है, और जो विरोध कर रही है उनका 160-68 जो सीट गौरव बता रहे थे। तो सवाल ये उठता है, लोकतंत्र जो अंगणित का खेल है, तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास 300 से ज़्यादा विधायक हैं, लोकसभा सांसद हैं, उसे उसमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी पार्टियों का समर्थन है, कितनी का नहीं है। वो खुद ही बहुमत से ज़्यादा की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और सरकार का ये फैसला है कि वो उद्घाटन करें, और उन्हें इसका पूरा हक है कि वो उद्घाटन करें। उन्होंने शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन वो कर सकते हैं, और अगर उन्होंने फैसला किया है तो वो करेंगे और कर रहे हैं। और उसमें अगर राष्ट्रपति को बुलाया जाता, अध्यक्षता की जाती, तो ये ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा अच्छा संदेश जाता। लेकिन फिर भी अगर सरकार के पास अंगणित है और सरकार का ये फैसला है, तो वो उद्घाटन करेंगे। उसमें पार्टियां शामिल हो तो ये ज़्यादा अच्छा है।
विपक्षी पार्टियां भी शामिल होती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या बीजेपी के सरकार से बना संसद भवन नहीं है, पैसे से बना, ये देश के आम आदमी के पैसे से बना संसद भवन है और अगले 150 सालों तक देश की सबसे बड़ी पंचायत यहीं पर बैठेगी। तो अब ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं से आसमानी आइडिया ले आया था और नया संसद भवन बनवा रहे। संसद भवन बनवाने के लिए जब मीरा कुमार अध्यक्ष थी 2012 में, नई संसद बनाने के लिए उन्होंने एक कमेटी गठित की थी और जो 100 साल 1927 में बनी पुरानी संसद भवन, 100 साल उसके लिमिट पूरे हो रहे हैं। इस आर्किटेक्ट ने जो नई संसद की बिल्डिंग बनाया, उन्होंने भी कहा है कि ये इसकी मियाद 150 साल होगी। तो 100 साल 125 साल बाद एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनेगी, उसमें उस समय का जो प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, उसका क्या विचार होगा। लेकिन आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विचार था, उन्होंने इसको रिकॉर्ड समय में 30 महीने में बनवाने का काम किया। संसद की दूसरी पार्टी आती, राष्ट्रपति के पद की गरिमा का जो बार बार बात की जा रही है, तो अगर सरकार ने ये फैसला किया है, बहुमत में है, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र अब चुनाव में जाना है 2024 का, ये संसद भवन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो पार्टियों ने विरोध का एक मौका देखा, तो उसमें और उनका विरोध का एक जेन्युइन कारण भी है कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। तो ये बात अलग अलग तरीके से है, लेकिन बात जब आप 2024 की करेंगे तो बात वहीं अटकेगी कि विपक्षी एकता और 543 लोकसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विपक्ष अगर एक उम्मीदवार खड़ा करने में कामयाब हुआ, तब तो 2024 का मुकाबला रोचक होगा। नहीं तो पलड़ा अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारी है। मुझे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में समर्थन देने के मामले में अरविंद केजरीवाल से ये डिमांड कर सकती है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में पहले बताइए कि किस पर हम लड़ेंगे और किस पर आप लड़ेंगे। शायद ये भी बात सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, निगाहें टिकी होंगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि आम आदमी पार्टी को लेकर क्या रुख होगा, क्या कोई डील होगी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हो जाएगा कि विपक्षी एकजुटता कितनी मजबूत है।